मैं डॉक्टर शिखा अग्रवाल, राजकीय महाविद्यालय सुजानगढ़, बीए पार्ट सेकंड की क्लास में आज हम अपने सेकंड पेपर में केंद्र राज्य संबंध या जिसे हम संघ राज्य संबंध कहें उसको हम पढ़ेंगे। हम लोगों ने अपने पिछली क्लास में पढ़ा था कि भारत एक संघ राज्य है और संघ राज्य होने के कारण यह शक्तियों का विभाजन है। यहाँ एक लिखित और निर्मित संविधान है और उसके साथ साथ एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका है। इन सब के आधार पर हम संघ राज्य संबंधों को देखेंगे। जहाँ हमने पहले पढ़ा था कि कुछ विचारकों का मानना है कि राज्यों के पास बहुत कम शक्तियाँ हैं, केंद्र के पास बहुत ज़्यादा शक्तियाँ हैं, राज्य की शक्ति नगरपालिकाओं जैसी है। तो इन सब का परीक्षण हम आज केंद्र राज्य संबंधों को पढ़ते हुए करेंगे। भारतीय संघीय संविधान में राष्ट्रीय संप्रभुता और राज्यों के बीच की जो संप्रभुता है उसमें शक्तियों का बंटवारा इस तरह से किया गया है कि सामंजस्य बना रहे। इन सामंजस्यपूर्ण संबंधों को बनाने के लिए भारतीय संघवाद को सामान्य तौर पर सहकारी संघवाद कहा गया है। संघवाद का बुनियादी तत्व है शक्तियों का विभाजन और शक्तियों का विभाजन केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग के आधार पर निर्धारित किया जाता है। जहां अमेरिका के संविधान में केवल केंद्र सरकार की शक्तियों का वर्णन किया गया, भारत में केंद्र राज्य दोनों की शक्तियों का वर्णन किया गया, समवर्ती सूची का वर्णन किया गया और अवशिष्ट शक्तियों का भी वर्णन हमारे यहाँ किया गया है। भारत के संविधान में जो वितरण है उसके आधार पर राज्य और संघ स्पष्ट तौर पर अपने अपने क्षेत्रों में काम करते हैं। संघ और राज्यों के संबंधों को हम 3 भागों में विभाजित करके देख सकते हैं। पहला है केंद्र और राज्यों के बीच विधायी संबंध, दूसरा है केंद्र और राज्यों के बीच प्रशासनिक संबंध, तीसरा है केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंध। आज हम लोग पढ़ेंगे केंद्र और राज्यों के मध्य विधायी संबंध। केंद्र और राज्य किस तरह से कानून बनाते हैं, किन विषयों पर संघ कानून बनाएगा, किन विषयों पर राज्य कानून बनाएगा, इसका निर्धारण शक्तियों के बंटवारे के आधार पर किया गया है और ये 3 सूचियों के आधार पर होता है जिन्हें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची कहा गया है। इन सूचियों को 7वीं अनुसूची में रखा गया है। जो संघ सूची है, इस सूची में राष्ट्रीय महत्व के विषयों को रखा गया है। इन पर कानून बनाने का अधिकार जो हमारी राष्ट्रीय संसद है, संघीय संसद है, केंद्रीय संसद है, उसके पास में है। और जो एक तरह से हम ये कहें कि ये कानून संपूर्ण देश के लिए एक प्रकार की नीति का निर्माण करता है। इस सूची में कुल 97 विषय हैं और ये बहुत प्रमुख विषय माने जाते हैं। इनमें से कुछ हैं रक्षा, वैदेशिक मामले, युद्ध और संधि, देशीकरण और नागरिकता, विदेशियों का आना जाना, रेलें, बंदरगाह, हवाई मार्ग, डाक, तार, टेलीफोन और बेतार, मुद्रा निर्माण, बैंक, बीमा, खाने और खनिज आदि। यानी ये वो विषय हैं जिन पर पूरे देश के लिए एक साथ कानून बनता है, चाहे वो रक्षा है, चाहे युद्ध और संधि है। राज्य यानी इकाइयों के पास में युद्ध, संधि, रक्षा, विदेश संबंध, नागरिकता, विदेशियों के आने जाने आदि या मुद्रा निर्माण करना, बैंक और बीमा जैसी चीज़ों के मामले में या इन विषयों से संबंधित कानून बनाने का अधिकार नहीं है। ये एक्सक्लूसिवली यानी पूरी तरह से संघ का विषय है। दूसरा आता है राज्य सूची। केंद्र राज्य विधायी संबंधों में स्पष्टता रखने के लिए राज्यों को भी कुछ कार्य करने के लिए सौंपे गए हैं। साधारण तौर पर ये जो विषय हैं ये क्षेत्रीय महत्व के हैं। इस सूची में विधि निर्माण का अधिकार सामान्य तौर पर राज्य की व्यवस्थापिकाओं को प्राप्त है। इस सूची में 66 विषय हैं और इसमें प्रमुख विषय जो आते हैं ये हैं पुलिस, न्याय, जेल, स्थानीय स्वशासन, सार्वजनिक स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई, सड़कें आदि। 42 संविधान संशोधन से राज्य सूची के जो 4 विषय हैं शिक्षा, वन, वन्य जीव जंतु, पक्षियों का संरक्षण, नाप तोल, इन विषयों को समवर्ती सूची में डाल दिया गया।
लेकिन गिनती की दृष्टि से ये विषय जो है ये 62 है, लेकिन संवैधानिक दृष्टि से अभी भी ये विषय 66 ही माने जाते हैं। तीसरी सूची जो केंद्र राज्य संबंधों के बीच सहयोग का कार्य करती है, ये है समवर्ती सूची। कानूनी दृष्टि से और औपचारिक दृष्टि से इन तीनों सूचियों के विषयों की संख्या वही बनी हुई है जो मूल संविधान में है। समवर्ती सूची में उन विषयों को रखा गया है जिनका महत्व संघ और क्षेत्र दोनों ही दृष्टियों से होता है। इस सूची के विषयों पर संघ भी कानून बना सकता है और राज्य भी, यानी दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। लेकिन यदि इस सूची के किसी विषय पर संघ और राज्य सरकार कानून निर्मित करते हैं और वो परस्पर विरोधी हों तो संघ के कानून को मान्यता दी जाती है। इस सूची में कुल 47 विषय हैं। इनमें से प्रमुख हैं फौजदारी विधि तथा प्रक्रिया, निवारक निरोध, विवाह और विवाह विच्छेद, दत्तक और उत्तराधिकार, कारखाने, श्रमिक संघ, औद्योगिक विवाद, सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक बीमा, पुनर्वास और पुरातत्व, शिक्षा और वन। मूल संविधान ने केंद्रीय सरकार और इकाइयों की सरकारों के बीच जो शक्ति विभाजन किया, उसमें 42वें संविधान संशोधन 1976 ने बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। जैसा हमने अभी पढ़ा कि शिक्षा, वन, वन्य जीव जंतु, पक्षियों का संरक्षण और नापतोल समवर्ती सूची में डाल दिए गए। समवर्ती सूची में एक और नया विषय जोड़ा गया, यह है 20 का जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। 42वें संशोधन से जो व्यवस्था की गई है, गणना की दृष्टि से देखें तो राज्य सूची में 62 विषय रह गए और समवर्ती सूची में बढ़कर के 52 हो गए। लेकिन ये गणना की दृष्टि से है, संविधान में ये इसका कोई महत्व नहीं है। संवैधानिक दृष्टि से उतने ही विषय हैं जितने प्रारंभिक स्थिति में थे, यानी संघ सूची में 97 97, राज्य सूची में 66 66 और समवर्ती सूची में 47। समवर्ती सूची में जो विषय बढ़ाए गए हैं उनका उल्लेख संविधान के संशोधित अधिकृत पाठ में इस तरह से किया गया है: 17 क वन, 17 ख वन्य जीव जंतु और पशु पक्षियों का संरक्षण। इस तरह से 17वां जो विषय है उसमें इन दो को जोड़ा गया। 20 का जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, 20 में जो विषय है उसमें इसको जोड़ दिया गया। 25 का शिक्षा और 33 का बाँट और नापतोल। इस प्रकार राज्य सूची से विषय क्रमांक 19, 20, 29 और 36 निकाल दिए गए, लेकिन राज्य सूची के विषयों की क्रम संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अवशेष विषय, इसके बाद में आते हैं अवशेष विषय। ये जो अवशेष विषय हैं ये संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्ज़रलैंड और ऑस्ट्रेलिया में कानून निर्माण का अधिकार इकाइयों को देते हैं। लेकिन भारत की संघीय व्यवस्था में हमने कनाडा के संघीय व्यवस्था का यहाँ पर उदाहरण लेते हुए अवशेष विषयों के संबंध में कानून निर्माण की शक्ति संघीय व्यवस्थापिका को प्रदान की। तो इस तरह से जहाँ अवशेष शक्तियों के मामले में संघीय व्यवस्थापिका शक्तिशाली है, वहीं राज्य सूची के विषय में भी अगर केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाते हैं और विरोधाभास होने पर संघ सूची का विषय मान्य होगा। इसी तरह से राज्य सूची के विषयों पर भी संसद को व्यवस्थापन का अधिकार प्राप्त हो जाता है। तो बहुत से ऐसे मामले हैं जहां ऐसा लगता है कि संवैधानिक स्तर पर जो विधायी संबंध है दोनों में, उसमें केंद्र की स्थिति ज़्यादा मजबूत है और उसी के आधार पर काफ़ी हद तक हम देखते हैं कि भारत में जो केंद्र का जो वर्चस्व है वो विधायी मामलों में अधिक रहता है। हालांकि राज्य सूची के विषयों पर राज्य ही पूरी तरह से कानून बनाता है। हम इसके आगे अपनी अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो इस तरह से जो 3 सूचियां हैं उनके माध्यम से केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया और इन शक्तियों के बंटवारे के माध्यम से काफ़ी हद तक हम ये देखते हैं कि एक संघीय व्यवस्था में संघ राज्य संबंधों को स्थापित करने का भारत में स्पष्ट प्रावधान किया गया। अब हम देखेंगे राज्य सूची के विषयों पर संसद की क्या व्यवस्थापन शक्तियां हैं, यानी कानून निर्माण की क्या शक्तियां हैं।
जब हम शक्ति विभाजन को देखते हैं तो उसमें केंद्र की अलग शक्तियां हैं, राज्य की अपनी अलग शक्तियां हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ विशेष परिस्थितियों में संसद के पास कुछ विशिष्ट शक्तियां हैं जिससे राष्ट्रीय हित और राष्ट्रीय एकता के लिए राज्य सूची के विषयों पर केंद्रीय संसद कानून का निर्माण कर सकती है। इसके जो प्रमुख संविधान में प्रावधान है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला प्रावधान है राज्य सूची का विषय राष्ट्रीय महत्व का होने पर। यह अनुच्छेद 249 के अनुसार है। यदि राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत से ये प्रस्ताव स्वीकार कर लेती है कि राज्यसभा में उल्लिखित कोई विषय राष्ट्रीय महत्व का है, तो संसद को उस विषय पर कानून निर्माण करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। इस तरह से जो कानून बनेगा उसकी मान्यता केवल 1 वर्ष तक रहती है। राज्यसभा प्रस्ताव को पुनः स्वीकृति अगर देता है तो इसकी अवधि में 1 वर्ष की वृद्धि और की जा सकती है। इस अवधि के समाप्त हो जाने के बाद भी यह 6 माह तक प्रयोग में लाया जा सकता है। दूसरी जो स्थिति है वो है राज्यों के विधानमंडलों द्वारा इच्छा प्रकट करने पर अनुच्छेद 252 के अनुसार। अनुच्छेद 52 के अनुसार राज्यों के विधानमंडल 2 या 2 से अधिक अगर ये प्रस्ताव पारित कर दें कि ये इच्छा व्यक्त करें कि राज्य सूची के किसी विषय पर संसद के द्वारा कानून का निर्माण होना चाहिए, तो उन राज्यों के लिए उन विशिष्ट विषयों पर अधिनियम बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त हो जाता है। राज्यों के विधानमंडल इसके बाद ना तो इन्हें संशोधित कर सकते हैं और ना ही इन्हें पूर्ण रूप से समाप्त कर सकते हैं। इसके बाद आता है संकटकालीन घोषणा होने पर अनुच्छेद 250। अनुच्छेद 250 जो है वो संकटकालीन घोषणा होने पर राज्य की जो पूरी विधायी शक्ति है, कानून निर्माण करने की शक्ति है, वो संसद को दे देता है और इस घोषणा की समाप्ति के 6 माह बाद तक संसद जो कानून बनाती है वो यथावत चलते रहेंगे। ये संविधान में प्रावधान किया गया है। अगला आता है विदेशी राज्यों से अगर कोई संधि हुई है तो उनके पालन के लिए केंद्र के पास शक्ति आ जाती है। यह अनुच्छेद 253 के अनुसार। यदि संघ सरकार विदेशी राज्यों से किसी प्रकार की संधि करती है या की हुई है या उनके सहयोग के आधार पर कोई नई योजना का निर्माण कर रही है, तो उस संधि की पालन के लिए संघ सरकार को पूरे भारत की सीमा क्षेत्र के अंतर्गत पूर्णतया हस्तक्षेप और व्यवस्था करने का अधिकार होगा। इस प्रकार इस स्थिति में संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त कर लेती है। अगला आता है राज्य में संवैधानिक व्यवस्था विफल होने पर या भंग होने पर अनुच्छेद 356। यदि राज्यपाल किसी राज्य के ये रिपोर्ट करते हैं, ये सूचना देते हैं, ये राष्ट्रपति के पास भेजते हैं कि इस राज्य विशेष में संवैधानिक संकट उत्पन्न हो गया है या संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है, तो राष्ट्रपति राज्य विधानमंडल के समस्त अधिकार भारतीय संसद को प्रदान कर देते हैं। अगली बात आती है कुछ विधेयकों को प्रस्तावित करने और कुछ की अंतिम स्वीकृति के लिए केंद्र का अनुमोदन आवश्यक है। ऐसा अनुच्छेद 304 ख में होता है। यदि कुछ विधेयक ऐसे हैं जिनमें केंद्र की अनुमति आवश्यक है, तो ऐसी स्थिति में कानूनों का निर्माण किया जा सकता है। वो संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून निर्माण करती है। राज्य व्यवस्थापिका की राज्य सूची के विषयों पर कानून निर्माण की जो शक्ति है वो भी बहुत सीमित है। अनुच्छेद 304 ख के अनुसार कुछ विधेयक ऐसे होते हैं जिनके राज्य विधानमंडल में प्रस्तावित होने के पूर्व राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होती है। जैसे इसमें वो विधेयक आते हैं जिनके द्वारा सार्वजनिक हित की दृष्टि से उस राज्य के अंदर या उसके बाहर व्यापार, वाणिज्य या मेलजोल पर कोई प्रतिबंध लगाया गया हो। इसी तरह से अनुच्छेद 31 ग के अनुसार राज्य सूची के कुछ विषयों पर राज्यों की व्यवस्थापिकाओं द्वारा पारित विधेयक
उस दशा में अमान्य होंगे यदि उन्हें राष्ट्रपति के विचारार्थ न रोके रखा हो और उन पर राष्ट्रपति की स्वीकृति न प्राप्त कर ली गई हो। जैसे किसी राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण के लिए बनाए गए कानून या समवर्ती सूची के विषयों के बारे में ऐसे कानूनों जो संसद के या उससे पहले बनाए गए कानून के प्रतिकूल हो, उन पर जिनके द्वारा ऐसी वस्तुओं की खरीद और बिक्री पर लगाया जाने वाला हो जिन्हें संसद ने समाज के जीवन के लिए आवश्यक घोषित कर दिया है, राष्ट्रपति की स्वीकृति उन पर आवश्यक है। तो इस तरह से केंद्र के द्वारा इन संवैधानिक प्रावधानों के आधार पर व्यवहार में ज़्यादा शक्तिशाली रूप में कार्य किया जाता है और 1954 में तृतीय संवैधानिक संशोधन के आधार पर समवर्ती सूची के विषयों में वृद्धि की गई, जिससे खाद्यान्नों के अभाव से उत्पन्न स्थिति का सामना करने के लिए केंद्रीय सरकार जरूरी कदम उठा सके। राज्य सूची के विषयों पर केंद्रीय हस्तक्षेप सामान्य तौर पर होता रहा है। केंद्र उद्योग, व्यापार और वाणिज्य जैसे विषयों पर कानून बनाने लगे, जबकि इनका उल्लेख राज्य सूची में है। 1951 में संसद ने उद्योग विकास और नियंत्रण अधिनियम पारित किया और उन उद्योगों का उल्लेख किया जिन पर जनहित में केंद्र द्वारा नियंत्रण करना आवश्यक था। इस प्रकार राज्य सूची में वर्णित 24, 26 और 27 क्रम वाले विषयों पर केंद्र का अधिकार स्थापित हो गया। ऐसे इतना ही नहीं बल्कि हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिस पर केंद्रीय सरकार ने अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया, जिसमें आते हैं रेज़र पत्ती, कागज़, गोंद, जूते, माचिस, साबुन आदि से संबंधित उद्योग। इन पर भी केंद्रीय सरकार का नियंत्रण स्थापित हो गया। इससे क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा केंद्रीकरण बढ़ गया और राज्यों के पास कानून बनाने की शक्ति कम हो गई। इससे राज्यों का जो आर्थिक विकास है वो भी काफ़ी हद तक बाधित होने लगा है। कुल मिलाकर के इस तरह से भारत में संघीय संसद और राज्यों की व्यवस्थापिकाओं के कार्यक्षेत्र को हालांकि संविधान ने निर्धारित किया है, लेकिन इसके बावजूद भी विशेष परिस्थितियों में संघ सरकार द्वारा राज्य सरकार के कार्यक्षेत्र का अतिक्रमण किया जा सकता है। उसके क्षेत्र में कानून बनाए जा सकते हैं। राज्य सूची के विषयों को राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया जा सकता है। जैसा कि पायली ने कहा, विधायी सत्ता के वितरण की समूची योजना से निसंदेह केंद्रीयकरण की प्रबल प्रवृत्ति प्रकट होती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि केंद्र के पास में ज़्यादा शक्तियाँ हमें नज़र आती हैं और उसके माध्यम से वो कार्य करती हैं। आज की क्लास के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे भारतीय संघ में केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंध किस तरह से काम करते हैं।